इसमें नेशनल इनकम के फॉर्मूले वगैरह भी आपको पढ़ने हैं और साथ में उससे जुड़े हुए जितने भी एग्रीगेट्स या जो भी उसके टर्म्स है थ्योरीज है वो भी पढ़ने हैं। आज तो मैं आपको सिर्फ थ्योरी कराऊंगा। जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो उस क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स या जो बचा हुआ टॉपिक होगा वो देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया गया कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर के बारे में, यानी वो पॉइंट्स तो आपको याद ही रखना जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये कभी कभी पेपर में के बारे में भी आपको थ्योरी क्वेश्चन मिल सकता है। पहला आता है आपके पास कंजम्पशन गुड्स क्या होता है। कंजम्पशन गुड्स का मतलब those final goods which are used by the consumers to satisfy human wants directly। ऐसा कोई भी सामान जो कंज्यूमर्स खुद के लिए यूज करे, यानी खरीदे और खुद उसे कंज्यूम कर ले, ग्रहण कर ले और उसे सेटिस्फैक्शन उसे मिल जाए डायरेक्टली, तो वो आपका क्या बन जाएगा, कंजम्पशन गुड्स। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड बाय कंज्यूमर्स आर कंज्यूमर गुड्स, यानी जो भी उपभोक्ता यानी कंज्यूमर जो भी सामान खरीदता होगा वो क्या कहलाएगा, कंज्यूमर गुड्स कहलाएगा। सबसे पहले कंज्यूमर कौन होता है, कंज्यूमर आपने 11th में पढ़ा था, वो व्यक्ति जो वस्तुओं को इसलिए खरीद रहा है ताकि वो उसे खुद यूज करेगा और खुद को सेटिस्फाई करेगा, यानी फॉर देयर सेटिस्फैक्शन। अगर वो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ भी खरीद रहा है तो वो कंज्यूमर है, उसके द्वारा खरीदा गया सामान क्या कहलाएगा, कंजम्पशन गुड्स कहलाएगा। फिर आता है कैपिटल गुड्स, ये अब ऑब्वियस ऊपर तो कंजम्पशन था तो नीचे आ जाएगा इन्वेस्टमेंट, यानी वो सारी चीजें जिसको खरीदने का उद्देश्य क्या हो, इन्वेस्टमेंट करना हो या फिर किसी भी तरह का प्रोडक्शन में पैसा लगाना, यानी आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज जो भी आप प्रोड्यूस करते हैं उसको बनाने के लिए आपने जो भी चीजें खरीदी होंगी वो सब क्या कहलाएंगी, कैपिटल गुड्स। एग्जांपल के लिए इसमें आपके पास ड्यूरेबल मशीनरीज, प्लांट्स और जो भी टूल्स इक्विपमेंट्स आप खरीदते हैं, शुगर केन गन्ना भी तो, हाँ सारा सामान, यानी वो दोस फाइनल गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोड्यूसर्स इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो सारी चीजें जो चीजों को उत्पादन करने के लिए, बनाने के लिए या किसी सर्विस को बनाने के लिए आप खरीदते हैं वो सब आपके लिए क्या होगा, कैपिटल गुड्स होगा। दीज गुड्स आर ऑफ ड्यूरेबल नेचर एंड दे इंक्रीज कैपिटल एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर। और ये चीजें ड्यूरेबल नेचर की होनी चाहिए, यानी लंबे समय तक चलने वाली हो। जैसे मैंने भी आपको पढ़ाने के लिए बोर्ड लगा रखा है, ये मैंने खरीदा होगा, ये मेरा कैपिटल गुड है क्योंकि इससे मैं इसको कई साल तक यूज करूंगा, अपनी वैल्यू बढ़ाऊंगा। ये फर्नीचर्स है, फैन है, एसी है, सब इसी तरह से होगा। यानी जो भी चीजें आप खरीद रहे हो जिसका उद्देश्य प्रोडक्शन करना है किसी भी तरह का, कोई गुड्स का या फिर कोई सर्विस का, कोई सामान बना रहे हो आप या फिर कोई सर्विस दे रहे हो, तो आपके लिए क्या बन जाएगा, कैपिटल गुड्स। फिर इसके बाद आता है आपके पास एसी मेरे घर में लगाओ तो कंजम्पशन, वो आपका कंजम्पशन गुड। अगर एसी घर में लगाया तो कंजम्पशन गुड्स में है, लेकिन अगर वही तो मैं तो अपने इसलिए लगाया था कि मैं आपको सर्विस दूं तो वो क्या बन जाएगा, कैपिटल गुड्स बन जाएगा। सैलून में लगाया तो कैपिटल गुड्स हो गया, लेकिन वही चीज अपने घर में आप लगा रहे हो तो कंजम्पशन गुड्स हो गया। बेसिक पॉइंट ये कि इंटेंशन ड्राइव क्या था, आपने इसको जो किया उसका उद्देश्य क्या था। अगर उद्देश्य था कि और प्रोडक्शन में यूज करना है तो भैया वो कैपिटल गुड्स है, अगर उसका उद्देश्य ये था कि उसे कंज्यूम करना है तो आपका कंजम्पशन गुड्स है। फिर आपके पास दो और प्रकार के गुड्स आते हैं, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स का मतलब क्या, दोज गुड्स व्हिच आर परचेज्ड ईदर फॉर फाइनल कंजम्पशन बाय कंज्यूमर्स और फॉर इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर्स, दीज आर नॉट फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। मतलब ये ऐसा कोई भी सामान जो या तो मैं खरीदूं और खुद यूज कर लूं, यानी कंज्यूमर खरीदे और अपना कंजम्पशन कर ले तो कंजम्पशन गुड हो गया। हाँ, वो वाले गुड्स भी फाइनल गुड्स बन सकते हैं। दूसरा, या तो मैं उस सामान को एज ए इन्वेस्टमेंट यूज कर लूं प्रोड्यूसर्स के थ्रू। मतलब क्या, मान लो मुझे किसी का प्रोडक्शन करना है, लेट्स सपोज मुझे, जैसे मैंने ये मंगाया है, ये आपके लिए पैनल लगा रखा है, मैंने ये खरीदा, मैंने इसमें कुछ बदलाव नहीं करा, चुपचाप लाया, लगाया और इसको यूज कर लिया, यानी मैंने इसको बेचने के लिए या रीसेल करने का ऐसा कोई भी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करी। या मान लो जितने रिटेल स्टोर्स वाले जो सामान बेचते हैं वो कहीं ना कहीं से खरीद के लाते हैं और बेच देते हैं, तो वो तो उसमें कुछ चेंज नहीं कर रहे ना। या तो आप उसमें कोई बदलाव ना करो, उसको खरीदो और बेच दो, या तो आप उसे खरीद कर खुद इस्तेमाल कर लो। ये दोनों नीचे की चीजें क्या बन जाएगी, फाइनल गुड्स बन जाएगी। यानी फाइनल गुड्स की दो कंडीशन, अगर कंज्यूमर खरीदता है तो उसे खुद ही उसका कंजम्पशन करना होगा, और अगर प्रोड्यूसर लेके आता है तो प्रोड्यूसर का मोटिव क्या होना चाहिए, उसको रीसेल करना है विदाउट एनी फर्दर प्रोसेसिंग। इसमें वो हल्का सा भी कुछ बदलेगा नहीं, चुपचाप लाया, दुकान में रखा और बेच दिया, जैसे टीवी, फ्रिज, मोबाइल, एसी सब करते हैं, तो सब क्या आपके लिए फाइनल गुड्स है। फिर बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की, those goods and services which are purchased for as raw material or for further production or for resale in the same year। ऐसा कोई भी सामान जिसको खरीदने का उद्देश्य या तो उसे कच्चे माल के रूप में खरीदना हो, यानी आप उसे लेकर उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करोगे, बदलाव करोगे, उसे और यूजफुल बना लोगे, या फिर उसमें फिर से प्रोडक्शन करना है आपको ताकि आप उसको फिर से रीसेल कर सको, दोबारा बेच सको, तो ये सब कुछ आपके लिए क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट बन जाएगा। दीज गुड्स डू नॉट फुलफिल नीड्स ऑफ मैनकाइंड डायरेक्टली, ये चीजें सीधा किसी भी व्यक्ति की जरूरत को पूरा नहीं करती। सर्विसेज यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स
आर इंटरमीडिएट गुड्स। जो भी सर्विसेज प्रोड्यूसर भी यूज करता होगा वो सब भी क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे मान लो अगर इस चीज को बनाने के लिए, इस टीवी को बनाने के लिए इसके एक एक कंपोनेंट खरीदे गए होंगे, क्या वो एक एक कंपोनेंट हमारे घर तक खरीद के हम लाते हैं? नहीं, हम तो सीधा टीवी उठा के लेके आएंगे। तो वो जो टीवी के लिए जो भी कंपोनेंट खरीदे होंगे वो सब क्या है, उसके लिए इंटरमीडिएट, जो इसको एक साथ लाख बार असेंबल करके एक ऐसी चीज बनाई जो मेरे को काम की लग रही है, मेरे को यूजफुल लग रही है, तो मेरे लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। इसके अंदर सारी सर्विसेज भी आ जाती है जो उसको मैन्युफैक्चर करते समय लगी होगी, जैसे सर्विस ऑफ लेयर, यूज बाय फर्म्स मैकेनिक्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट इसमें क्या काम, अबे भाई कंपनी चलाएगा, बनाएगा, बेचेगा, तो अकाउंट्स भी तो मेंटेन करेगा, तो इसलिए तो रखेगा। तो ये सब भी क्या है, उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएंगे। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट का मतलब कुछ भी ऐसा जो फ्यूचर में इसकी वैल्यू बढ़ेगी, या आपका इंटेंशन यही था कि फ्यूचर में इसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए। अगर कुछ भी ऐसा आपने खरीद रखा तो आपके लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट से एक बात पक्का होता है कि जो ओनर है उसकी पूंजी बढ़नी चाहिए, यानी उसका कैपिटल फॉर्म होना चाहिए। एग्जांपल के लिए पहले समझते हैं क्या मतलब होता है इसका। वैल्यू ऑफ एडिशन मेड टू द फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। जो भी फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल है, जो भी फिजिकल चीज है, अगर समय के साथ, पीरियड ऑफ टाइम के साथ उसकी वैल्यू बदल रही है, बढ़ रही है। पीरियड ऑफ टाइम मतलब यहाँ फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। फाइनेंशियल मतलब समझते हो ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसमें हम अकाउंटिंग करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट कहेंगे। इट इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट कहूं चाहे कैपिटल फॉर्मेशन कहूं, बात एक ही है। बस उद्देश्य होना चाहिए ऐसा कुछ भी फिजिकल सामान जो मैं इसमें खरीद रहा हूं ताकि समय के साथ इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो मेरा इन्वेस्टमेंट है। अगर वहीं पे कुछ ऐसा है जिसकी वैल्यू समय के साथ कम हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन हो जाएगा। नॉर्मली जितनी भी फिजिकल गुड्स होती है, फिजिकल मतलब जो देख सकते हो आप, टीवी जैसे मशीनरीज हो गए, कार हो गया, फर्नीचर हो गया, जिसकी वैल्यू समय के साथ गिरती जाती है, वो आपके लिए क्या कहलाता है, वो जो वैल्यू गिर रहा है उसको ही हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। मींस फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गुड्स। मींस का मतलब होता है रिसोर्सेज, यानी कि संसाधन। तो किसी भी संसाधन की अगर वैल्यू गिर रही है फिक्स कैपिटल गुड्स की ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, यानी हमने जानकर तोड़ा नहीं है, समय के साथ इस्तेमाल करते करते उसकी वैल्यू गिरी है, ऑफ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस एंड एफ्लक्स ऑफ टाइम, समय बीत गया, धीरे उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, दिक्कत हो गई, इसकी वजह से उसकी वैल्यू खत्म होती जा रही है, उसी को हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, डेप्रिसिएशन को हम लोग क्वेश्चंस में आगे देखेंगे, उसे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, और ज्यादातर आपको इसी नाम से ही मिलेगा। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब भी क्या होता है, डेप्रिसिएशन ही होता है। डेप्रिसिएशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बाय इट्स एक्सपेक्टेड लाइफ ईयर्स। अब ये क्या है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन निकालने का आपने 11th में फॉर्मूला पढ़ा होगा। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए बेसिक तरीका क्या होता है, अगर आपको डेप्रिसिएशन निकालना है तो सबसे पहले तो वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट उठाओ, जितने भी वैल्यू थी फिक्स्ड एसेट की वो लीजिए। अगर मान लो आपको पता है कि समय के साथ इसकी वैल्यू, जब मैं इसको बेचने जाऊंगा कबाड़ में तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, उसमें से स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर दो, यानी कबाड़ की वैल्यू जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि मिल जाएगी। फिर उसको लाइफ नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी समय तक आपको लगता है कि लाइफ में ये चल जाएगा, वो तो डिवाइड कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। एग्जांपल लो, अगर मैं कि लेट सपोज मैंने एक मशीन खरीदी है, परचेज करी 10 लाख रुपए की, और मुझे ये लगता है कि 10 लाख की जो ये मशीन है वो मैं यूज करूंगा, इसकी वैल्यू समय के साथ कम ज्यादा होती रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये मशीन मेरे फॉर्म में जो है 5 साल तो आराम से चल जाएगी, 5 इयर्स में कोई इशू नहीं आएगा इसको, ठीक है। और मैं ये भी मान के मैं चल रहा हूँ कि चलो 5 साल क्यों चलो, मैं मान लेता हूँ कि मशीन मेरे यहाँ पे जो है 20 साल तक चल जाएगी, 20 है, 10 लाख की मशीन लगाइए, 20 साल तक चल जाएगी। अब 20 साल तक की मशीन चल रही है, मेरे यहाँ फॉर्म में लगी पड़ी है, और जब मैं इसको बेचने जाऊंगा, भंगार में जब इसे निकालूंगा, उस दिन भी मुझे इसको बेचने पर लेट सपोज 1 लाख रुपए, या मान लेता हूँ कि 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए मुझे मिल जाए, कितना मिलेगा, 2 लाख रुपए मेरे को स्क्रैप मिल जाएगा इसका। 20 साल तक चलाऊंगा, फिर बेचूंगा, 2 लाख रुपए स्क्रैप भी आ जाएगा। तो फिक्स एसेट कितने का था, 10 लाख रुपए का, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी थी, 2 लाख रुपए, नंबर ऑफ ईयर्स कितना चला, 20 साल। तो 10 में से 10 लाख में से 2 गया तो 10 में से 2 गया तो 8 डिवाइड में 20 को डिवाइड करूंगा और रिटर्न बनना जाएगा। मैंने क्योंकि ईयर बहुत ज्यादा नहीं रखा, लेट्स सपोज अगर मैंने ईयर 5 साल ही माना होता तो यहाँ पे मेरा ईयर कितना आ चुका होता, 5 साल। तो 5 से 8 को डिवाइड करता, 5 बन जा 5, 3 बचते 0.6, यानी 1.6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाता। तो बेसिक यही होता है आपका डेप्रिसिएशन, जो उसकी वैल्यू गिर रही है उसको ध्यान रखना है, इसको कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, ये बात याद रखिएगा। अब एक बात और बता देता हूँ आपको यहाँ पे शॉर्ट में, जो इन्वेस्टमेंट आपने ऊपर पढ़ी, अब इन्वेस्टमेंट आपके 2 प्रकार की होंगी, एक होता है आपके पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है आपके पास नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट।
अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट में क्या फर्क होता है? जब भी आप ग्रॉस से नेट पे जाना चाहोगे तो सिंपल क्या करो, आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, और जब भी आप नेट से वापस ग्रॉस की तरफ आना चाहते हो प्लस तो आप क्या करो, उसमें आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन को प्लस कर दो। यानी अगर मेरे पास नेट इन्वेस्टमेंट गिवन है तो उससे अगर मुझे ग्रॉस करना तो मैं क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन प्लस कर दूंगा। ग्रॉस से नेट पे जाना तो उससे क्या कहूंगा, डेप्रिसिएशन बताऊंगा। अगर कोई पूछे ग्रॉस और नेट में फर्क क्या होता है, सर जी ग्रॉस जो होता है वो टोटल वैल्यू होती है, जब इसमें से डेप्रिसिएशन हटा देते हैं तो जो बचता है वो क्या हो जाएगा, नेट वैल्यू हो जाती है। तो ये होगा आपके दो प्रकार के, और समझ लेते हैं इनका मीनिंग भी। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, टोटल एडिशन मेड टू फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, पूरे साल भर में अपने जितना भी एडिशन करते गए वो सब क्या होगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगा। इट इंक्लूडेड डेप्रिसिएशन, इसके अंदर इंक्लूड होता है डेप्रिसिएशन, मैंने बताया डेप्रिसिएशन हटाया नहीं था अभी तक। इसे हम लोग ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। फिर आता है नेट इन्वेस्टमेंट, नेट एडिशन मेड टू द रियल स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ये नेट एडिशन की बात करता है, यानी जो वाकई वैल्यू बनी है, यानी इसमें से क्या करोगे आप, एक्सक्लूड कर दोगे। एक्सक्लूड का मतलब माइनस कर दोगे, सबट्रैक्ट कर दोगे, यानी ग्रॉस में जैसे डिफरेंट है क्या पहुंच जाओगे आप, नेट पे पहुंच जाओगे। ये एक फॉर्मूला भी है जो आगे आपको काम आएगा, ये ध्यान रखना है आपको कि आगे फिर इसको यूज भी करना है आपको। इसके बाद नेट इन्वेस्टमेंट के बाद देखो ये रहा फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा था कि कभी भी अगर ग्रॉस से नेट पे आना, तो नेट निकालना है मुझे, मेरे पास ग्रॉस है तो ग्रॉस में से क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन हटा दूंगा, मेरे पास नेट आ जाएगा। और ठीक इसका उल्टा मैं कर सकता हूं। अब दो कॉन्सेप्ट और आ गए, एक आ गया स्टॉक और एक फ्लो। स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है? बेसिक शब्दों में जब आप नेशनल इनकम निकालना चाहोगे तो कुछ चीजों का जब आप मेजर करोगे, उसकी वैल्यू देखोगे तो दो तरीके से देखोगे। जैसे मैं भी आपसे पूछूं कि आपके पास कितना पैसा है, तो अब आप पूछोगे ना कहाँ, मतलब मैं कहूँगा बैंक बैलेंस कितना है, तो अभी आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करोगे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, कह दोगे देखो अभी तो मेरे बैंक में इतना रुपए, ठीक है। पर मैं आपसे पूछूं आपकी इनकम कितनी, और आप बिजनेसमैन हो तो इनकम पूछूं तो आप भाई इनकम तो पूछ ली, तो बता एक महीने की पूछ रहा है, एक हफ्ते की पूछ रहा है, एक दिन की पूछ रहा है, या एक साल की पूछ रहा है, यानी आप टाइम के मांगोगे भाई इतने समय की। तो जिस भी चीज को आप मेजर कर सको पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी आज तो आज ही, तो वो क्या है आपके लिए, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। फ्लो क्या कहता है, फ्लो मींस ऐसी कोई भी चीज जिसको मेजर करने के लिए पीरियड ऑफ टाइम लगे, यानी पूरा एक टाइम गैप लगेगा। जैसे मैंने आपको आपसे इनकम पूछी थी तो आपने कहा ना कि भाई टाइम बता, कब से कब तक, तो बता पाऊंगा मैं, तो वो क्या हो गया, फ्लो कॉन्सेप्ट। एग्जांपल देखो स्टॉक का, तो वेल्थ, कितने अमीर हो आप, आज मेरी वैल्यू इतनी है, आज ही बताया ना पॉइंट ऑफ टाइम, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, कोई टाइम नहीं लगा। आज मेरे पास इतने के एसेट्स है, इतना पैसा है, इतनी इन्वेंटरी रखी हुई है, सब क्या होगा आपके पास, स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा। फ्लो की बात करूं, नेशनल इनकम है, चेंज इन स्टॉक है, इसका फ्लो होगा। और चेंज इन स्टॉक आपको कब से कब तक का चेंज देखना है, फिर आपको कहा एक हफ्ते में क्या चेंज आया, एक साल में क्या चेंज आया। ऐसी नेशनल इनकम, जब भी देश कोई नेशनल इनकम निकालता है तो पूरे साल भर का निकालता है, तो पूरे साल भर का टाइम गैप लगता है कि 2025 से 26 तक, 26 से 27 तक, यानी उसमें क्या देख रहे हो आप, फ्लो कॉन्सेप्ट देख रहे हो, ठीक है। अगर मैं एक और शॉर्टकट दूं तो जितने भी फ्लो कॉन्सेप्ट होते हैं अगर इन सबको जोड़ दिया जाए सभी फ्लो को, तो क्या बन जाता है, स्टॉक बन जाता है। देखो ये लिखा हुआ भी यहाँ पर, आई स्टॉक वेरिएबल इज नथिंग बट एन एक्यूमुलेटेड सम ऑफ फ्लोज, जितने भी फ्लोज है सबको जोड़ते जाओ, क्या बन जाएगा, स्टॉक बन जाएगा। इस पे एमसीक्यू आ सकता है कि इस फ्लोज को जोड़ने पर क्या होता है, तो कुछ नहीं होता भैया, वो स्टॉक बन जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने बात करी आपकी इनकम इंडियन स्टॉक की, और यहाँ बात करी इन्वेंट्री की, कि आज कितनी सामान रखी पड़ी, आज जो रखा है वो स्टॉक है, पर यहाँ तक पहुंचे कैसे, चीज कैसे है, वो क्या है, फ्लो, तो सारे फ्लो जोड़ दूंगा तो मैं स्टॉक पे तब लौट आऊंगा, ठीक है। फिर अब बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, ये क्या होता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आपको अलग अलग तरह के सेक्टर्स भी देखने हैं, जब इसके आगे आप देखोगे भी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, इट रेफर्स टू कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मनी इनकम बिटवीन फर्म्स एंड हाउसहोल्ड इन टू सेक्टर इकोनॉमी। अलग अलग प्रकार के सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हम पढ़ते हैं, हमें यहाँ पे फोकस करना है सिर्फ एक ही टाइप के सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पर, इट इज टू सेक्टर इकोनॉमी। दो सेक्टर की इकोनॉमी के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें होती है, एक होगा फर्म और एक होगा हाउस होल्ड, एक फर्म है और एक हाउस होल्ड, और कोई अगली चीज नहीं आएगी। तो फर्म और हाउस होल्ड में होता क्या, देखिए ये मेरे पास फर्म है और मैं यहाँ एच से हाउस होल्ड दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो फर्म क्या करती है, फर्म हाउस होल्ड को जो है यहाँ से फर्म जो है हाउस होल्ड को सामान देती है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। गुड्स एंड सर्विस, फर्म का ही तो काम है सामान बनाना और सर्विसेज देना, तो फर्म ने सामान बनाया किसको भेज दिया, हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड इनको परचेज करने के लिए क्या करती है, पेमेंट्स करती है, यानी परचेज कर लेगी इसे, ठीक है। पर ये सामान बनाएगी कैसे, तो यहाँ पे हाउस होल्ड इन्हें एक चीज और देती है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर सर्विसेज, इन्हें फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करा देगी।
फैक्टर सर्विस का मतलब जो भी चीज आप बना रहे हो उसको बनाने के लिए जो भी सर्विस चाहिए, जैसे यहाँ पे हमारे पास होता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये चारों चीजें अगर आप उसे मिला दूं मैं तो मेरे पास क्या बन जाएगी, फैक्टर सर्विस बन जाएगी। चारों चीजें हाउस हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विस देगी, हाँ। तो फिर हाउस होल्ड परचेज कैसे कर लेगा? उस पे आ रहा हूँ। तो ये हाउस होल्ड ने ये सारे फैक्टर प्रोवाइड किए, जिसके बदले में फर्म क्या करेगी, अब सर्विस लिए तो फैक्टर पेमेंट्स कर देगी। क्या करेगी, फैक्टर पेमेंट्स करेगी। सर पेमेंट कैसे, जमीन अगर आपने किसी की यूज करी है तो रेंट देना पड़ेगा, अगर आपने लेबर रखे हैं तो उसे सैलरी देना पड़ेगा, वेजेस देनी पड़ेगी, सैलरी या फिर वेजेस। अगर आपने कैपिटल लगाया है, पूंजी नहीं है किसी से उधार, तो ब्याज मांगेगा, मेरा पैसा तेरे पास, इंटरेस्ट ला। अगर आपने कोई एंटरप्रेन्योर रखा है, जैसे मैं अगर खुद काम कर रहा हूँ तो मैं एंटरप्रेन्योर हो गया, तो मुझे क्या मिलेगा भाई, मेरे को प्रॉफिट मिलेगा ना, जो बच्चे को सारा तो मेरा ही होगा। तो भैया यहाँ से पहले आता है फैक्टर सर्विस, जो काम करता है, जिसके बदले में क्या मिलता है, पेमेंट्स मिल जाती है, पैसा आ गया इनके पास। अब यही लोग वही सामान इनको बेचेंगे, जो अपना पैसा खर्च कर देंगे और वो सामान परचेज करेंगे। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो। देख सकते सर्कल चल रहा है, घूम करके सारा पैसा किसके पास ही आ गया, फर्म के पास, और हाउस होल्ड को बदले में क्या मिला, से गुड्स एंड सर्विस। यानी आप पहले काम के लिए जाओ, काम करो, पैसा आएगा, फिर उस पैसे को खर्च करके उनकी बनाई हुई चीजों को खरीद लो। तो ये होता है सर्कुलर फ्लो। इट इज सर्कुलर इन नेचर। सर्कुलर देखा हमने, इट हैज नाइदर एनी एंड नॉर एनी बिगिनिंग पॉइंट। इसका ना तो कोई स्टार्टिंग है ना ही कोई एंडिंग है, चलता ही रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा ये। रियल फ्लो shows the flow of produced goods and services and factor services between firms and household. Money flow shows the flow of consumption, investment in infrastructure and factor payments between the firm and household. ये क्या था, इनमें चार चीजें देखी आपने। अगर मैं थोड़ा और शॉर्ट और डिपिक्ट करूं तो मेरे पास ये हाउस होल्ड था, ये फर्म था। एक तो केस आपने वहां देखा जहां फर्म ने क्या किया, हाउस होल्ड को फैक्टर सर्विसेज दी कि भाई आपने फैक्टर सर्विसेज ले लो भाई, सॉरी फर्म ने गलत बता दिया। ये मेरे पास फर्म है, ये मेरे पास हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड देता है फर्म को फैक्टर सर्विसेज कि भैया रेंट के लिए जगह चाहिए, जमीन, लेबर, कैपिटल सब चाहिए, वो सब मिलेगा आपको यहाँ से। और इसके अलावा बदले में यहाँ पर से फर्म ने इनको गुड्स प्रोवाइड कर दी। लेट्स सपोज ये देखा था हमने, गुड्स दे रहे थे और साथ ही साथ सर्विसेज भी थी। वही एक सेकंड केस था जहां पे हमने देखा था कि फर्म जो है वो फैक्टर पेमेंट कर रही थी, जो सर्विस ली थी उसके लिए पेमेंट कर रही थी, और पेमेंट करने के बाद जो ये अगले लोग थे भाई साहब लोग, ये उस पैसे को खर्च कर रहे थे, परचेजिंग कर रहे थे या परचेज कर रहे थे, पैसे को स्पेंड कर रहे थे, है ना। इस वाले चेन में जब गुड्स एंड सर्विसेज गया और फैक्टर सर्विस आया, इसमें कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है। इस फ्लो को हम लोग यहाँ पर रियल फ्लो कहते हैं, जब कोई भी मनी इन्वॉल्व हो। जैसे मनी की बात करने आओगे, दिस इज नोन एज मनी फ्लो। यानी आपके पास यहाँ दो प्रकार के फ्लो और है, रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो जो आपको मैंने भी यहाँ पे बताया, रियल फ्लो का मतलब क्या था, रियल फ्लो शोज द फ्लो प्रोड्यूस गुड्स जाएंगे एंड सर्विसेज एंड फैक्टरी सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउसहोल्ड। फर्म्स और हाउसहोल्ड के बीच में ये जो सर्विसेज का उनका आना जाना और सामान का आना जाना हो रहा हो। वहीं पे मनी फ्लो क्या बताएगा, तो मनी फ्लो शोज द फ्लो ऑफ कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर एंड फैक्टर पेमेंट्स बिटवीन द फर्म्स एंड हाउसहोल्ड। यहाँ फैक्टर पेमेंट्स हुई थी, वो अपना पैसा खर्च करते कंजम्पशन पे या इन्वेस्टमेंट पे अपना पैसा लगा रहे थे। ये पूरा आपका सर्कुलर फ्लो बन गया। यानी सर्कुलर फ्लो का मतलब ये फ्लो था, इसमें दो प्रकार के फ्लोस थे, रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो जहां पे गुड्स का जाना और सर्विसेज का आना जाना होता है, और जब मनी की इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो क्या बन जाएगा, मनी फ्लो। यानी जब पैसे की बात करेंगे तो मनी फ्लो, जब पैसे की बात नहीं कर रहे तो रियल फ्लो। ठीक है, इसके बाद आपके पास दो वर्ड और आ गए। लीकेज क्या होता है, लीकेज के अलावा अगला वर्ड होगा आपके पास इंजेक्शन। क्या होता है समझते हैं दोनों को भी। लीकेज मतलब इट इज द अमाउंट ऑफ मनी व्हिच इज विथड्रॉन फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अभी तक सिर्फ दो सेक्टर थे जहां हाउस होल्ड था और फर्म था, पर इन रियलिटी ये 3 सेक्टर भी होता है, 4 सेक्टर भी होता है। 3 सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हाउस होल्ड है, फर्म है, तीसरा यहाँ पे आपके पास गवर्नमेंट आ जाएगी। अब आपने कमाई पैसा तो गवर्नमेंट का इनकम टैक्स दो, बहुत कमाया तुमने। फर्म ने कमाया प्रॉफिट तो फर्म को भी कॉर्पोरेट का टैक्स भर, भाई तूने बहुत कमाया, हमारे से उसको इस्तेमाल किया, देश की जनता को पैसा नहीं है तो भाई हमको भी पैसा चाहिए, यानी कहीं ना कहीं वो टैक्सेस वगैरह चार्ज करेगी। तो जब भी सरकार टैक्सेस के रूप में या हम जैसे लोग अपना पैसा सेविंग के नाम पर या इंपोर्ट करके हम अपना पैसा अपनी इकोनॉमी से, अपनी अर्थव्यवस्था से निकाल कर बाहर कर देते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, लीकेज हो जाएगा। मनी विच इज विथड्रॉन फ्रॉम सर्कुलर
फ्लो, वो पैसा जो आपने क्या कर लिया है, विड्रॉ कर लिया है, तो वो आपके लिए क्या है, लीकेज है। वहीं पे अगर पैसा और लगा दिया जाता तो वो क्या बन जाता, इंजेक्शन। समझते हो, लीकेज मतलब निकल जाना, तो भाई पैसा मार्केट से बाहर हो गया। इंजेक्शन मतलब कि वापस इंजेक्ट कर दो और डाल दो ला करके। इट इज द अमाउंट ऑफ मनी विच इज एडेड टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। कैसे होगा, सरकार खुद और खर्चा करे और आपकी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दे, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इसमें आएगा। आपने खूब एक्सपोर्ट किया, सामान बाहर बेचा, तो विदेशों का भी पैसा आपके देश में आ रहा है, तो वो भी आपके लिए क्या बन जाएगा, इंजेक्शन बन जाएगा। फिर आप बात करते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी को समझने से पहले समझो, यहाँ पे आपने दो वर्ड पे ध्यान दिया, इंपोर्ट पे और एक्सपोर्ट पे। इंपोर्ट आपका लीकेज बनाया और एक्सपोर्ट आपका इंजेक्शन। क्यों, इंपोर्ट करूंगा तो मेरा पैसा दूसरे देश को मिलेगा, एक्सपोर्ट करूंगा तो दूसरे देश का पैसा मेरे देश में आएगा। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये वर्ड अपने आप में क्या जाता है कि मेरे देश के बाहर अगर सामान बेचा मैंने तो एक्सपोर्ट, जब बाहर के देश से अपने देश में मंगाऊंगा तो इंपोर्ट। यानी अगर मैं मंगा रहा हूं तो इंपोर्ट कर रहा हूं और अपना ही बेच रहा हूं बाहर तो एक्सपोर्ट कर रहा हूं। तो मेरे देश के बाउंड्री का मतलब क्या, मेरा देश आखिर है कहां तक, तो यहाँ पे उसी को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक टेरिटरी, जहां तक मैं अपना देश मानता हूं और काम करता हूं। एक इसे हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी भी कहते हैं या इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहते हैं। इट इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच पर्संस गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। ये एक ऐसी टेरिटरी है जहां पे सामान हो, लोग हो या फिर कैपिटल हो, वो बड़ी आसानी से फ्रीली गवर्नमेंट के द्वारा फ्लो कर सकती है और सरकार ही इसको नियंत्रित करेगी। ये कहां कहां तक हो सकता है, तो इसके कुछ स्कोप्स भी होते हैं। पहला, पॉलिटिकल फ्रंटायर्स इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स एंड एयर स्पेस। पानी के अंदर कुछ दूरी तक हमारा होता है टेरिटोरियल फ्रंटायर, लगभग 22 नॉटिकल माइल्स तक मानते हैं। एयर स्पेस, हवा में भी कुछ दूर तक हम अपना हिस्सा मानते हैं, तो वो हमारे अंदर कवर होगा। इसके अलावा एम्बेसीज, कंसुलेट्स, मिलिट्री बेसिस, ये सब भी जो बाहर बेस है वो हमारे ही है। मतलब अगर मेरी कोई एम्बेसी, भारत की कोई एम्बेसी वो दुबई में है, वो चाइना में भी है, वो न्यूयॉर्क में भी बैठी हुई है, तो वहां का हमारे लोग हेल्प करती होगी। एम्बेसी वाले दूसरे देश में है पर चला तो हम रहे ना, एडमिशन तो हम कर रहे हैं, तो वो हमारे टेरिटरी का हिस्सा माना जाएगा। कंसल्ट और मिलिट्री बेसिस भी सेम काम करते हैं। मिलिट्री हमारी हम जहां खड़ी कर रखी है वो हमारी है, और कंसल्ट मतलब जो सलाह वगैरह देने के लिए, बिजनेस वगैरह के लिए चलाया जाता है, वो भी हमारा ही माना जाएगा। फिर आता है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। दो या दो से ज्यादा देशों के बीच में जितने भी जहाज या एयरक्राफ्ट एक साथ चलाए जाते हो या मेरे देश में चलाए जाते हो, वो सब भी मेरी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर आता है। मतलब कैसे, अगर मैंने जहाज बनाया है, भारत ने बनाया जहाज, अब भारत अपने जहाज खुद तो चला ही रहा था, उसे नेपाल को भी कहा आप भी चलाओ। नेपाल अलग देश है, जहाज मेरा है, ऑपरेट मैं ही कर रहा हूँ उसके लिए भी, तो मैं भी, मेरे लिए वो मेरा एरिया है, तो हम अपने मान करें। ऐसे एयरक्राफ्ट का भी सेम चलता है। इसके अलावा फिशिंग वेसल्स, ऑयल, मोर लिखा है कंट्रीज, दो हो देश है, दो से ज्यादा देशों के बीच में भी हो। मतलब मैं और सिर्फ नेपाल थे, मैंने कहा मैं नेपाल बांग्लादेश सब करते हैं एक साथ काम, तो फिर ये ज्यादा का हो जाएगा। फिशिंग वेसल्स, जहां तक मछलियां पकड़ सकते हैं। ऑयल, नेचुरल गैस रिग्स, जहां तक कोई प्राकृतिक तेल वगैरह गैस वगैरह निकलती हो, चाहे वो इंटरनेशनल वाटर के अंदर क्यों ना, अगर वो हमारे देश में ऑपरेट हो रहा है तो वो हमारी टेरिटरी में काउंट होगा। तीन चीजें बताई। पहला, कोई भी बाउंड्री जो वाटर या स्पेस के अंदर हमने बना रखी है वो तक हमारा एरिया है। हमारी एम्बेसीज, कंसुलेट, मिलिट्री भले ही दूसरे देश में, पर वो हमारी होगी। शिप्स, एयरक्राफ्ट जो भी हम ऑपरेट कर रहे हैं, हमारे एजेंट ऑपरेट कर रहे हैं दो देशों में या दो से ज्यादा देशों के बीच में भी, वो हमारा ही है। जैसे अगर मान लो यहाँ से आपको दुबई जाना हो, तो दुबई के भी लोग वहां से जहाज लेके आते होंगे, या हमारे यहाँ का इंसान दुबई तक जहाज लेके जाता होगा, फिर दुबई से भी जहाज को लेके आता होगा। भले ही जहाज दुबई और यहाँ चल रहा है, पर जहाज तो चला तो मैं रहा हूँ ना, मेरा देश रहा है, तो मेरा देश रहा तो ये मेरे इंडिया का पार्ट होगा। और ऐसे ही जहां तक हम मछली पकड़ सकते हैं, तेल या गैसेस निकाल सकते हैं, या हमारे द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो वो सब क्या है हमारे लिए इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर काउंट कर लिया जाएगा। ये सब हमारे एरिया क्षेत्र में आएगा। फिर आते हैं हम यहाँ पर, जब इसकी बात कर ली तो अगला वर्ड है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, यानी देश का सामान्य नागरिक किसको माना जाता है इकोनॉमिक टर्म्स में। इसका मतलब है इट इज अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन who normally resides in a country and whose center of economic interest lies in that country। वो हर इंसान जो या तो मेरे देश में रहता हूँ या उसका कमाने का इंटरेस्ट, यानी जो पैसा वो कमा रहा है उसका इंटरेस्ट भारत में ही, तो वो हमारे देश का ही रेजिडेंट माना जाएगा। अब मेरे देश में मान लो कोई इंसान जो दुबई जाके बैठा हुआ, वो वहां काम कर रहा है, पर उसका इंटरेस्ट ही वहां कमाने, और पैसा तो भारत अपने लोगों को ही भेजता है, अपनी फैमिली को ही भेजता है, तो यानी इन शॉर्ट उसका पूरा इंटरेस्ट कहाँ आता है, भारत के लिए आता है, तो वो मेरा ही रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है। और अगर कोई ऐसी भारत में है और उसका इंटरेस्ट ठीक नहीं है, तो अमेरिका भेजूंगा, ऐसे मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, तो उनका इंटरेस्ट वहाँ है, तो वो हमारे यहाँ रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। हालांकि इसमें और भी एडेड टर्म होता है, इसमें भी डेट्स और वो लगाए जाते हैं कि कितने समय तक आप बाहर थे नहीं थे, तो आपका आगे का पोर्शन जब आगे फ्यूचर में पढ़ोगे तो वहाँ देखना, याद नहीं है।
फिर बात करते हैं फैक्टर की, भी तो बता चुका मैं ऊपर आपको, जो फैक्टर सर्विसेज थे, लेबर, लैंड, कैपिटल, इनके लिए जो भी इनकम आती है वो सब क्या आपके लिए फैक्टर इनकम। क्या क्या होती है, तो भाई लेबर हो तो लेबर होता है, या अगर जमीन वगैरह दे रखी है तो रेंट मिलेगा, पैसा दे रखा है तो इंटरेस्ट मिलेगा, लेबर हो तो वेजिस या सैलरी मिलेगी, और नहीं तो प्रॉफिट मिलेगा। वेजिस और सैलरी पता क्या होता है, क्या चीज? वेजिस और सैलरी क्या होता हाँ, है, वेजिस मतलब एक दिन का जो काम किया वो पैसा, सैलरी मतलब आज सुबह से काम तो काम करोगे, सारा पैसा मिलेगा तो वेजिस है, दिहाड़ी। और महीने भर काम करने के बाद फिर पैसा मिलता है तो आपकी सैलरी। हम्म, इसके बाद आपके पास अगला है ट्रांसफर पेमेंट्स का था, हाँ ये इंपॉर्टेंट। फैक्टर पेमेंट्स जो हुए थे अभी मैं पढ़ा था, फैक्टर मतलब क्या, जो भी मैंने सर्विस दी उसके बदले मुझे पैसा मिला था, तो मैंने कहा था फैक्टर पेमेंट्स हो गई। अगर कोई ऐसा पैसा है जो आपको रिसीव हो रहा है पर उसके बदले में आपको कुछ प्रोवाइड नहीं करा, फैक्टर पेमेंट्स के बदले में आपको फैक्टर सर्विस देनी पड़ी थी, अगर आपको कोई सर्विस मिली है या कहीं से पैसा आया है पर उसके बदले में आप कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे, दैट इज नोन एज ट्रांसफर पेमेंट्स। इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। हमने कुछ रिटर्न में कोई सर्विस प्रोडक्टिव नहीं करी पर वो पैसा हमको मिल गया तो वो हमारे लिए क्या है, ट्रांसफर पेमेंट है। इसे हम लोग वन साइडेड पेमेंट भी कहते हैं, ठीक है। जैसे इसमें ओल्ड एज पेंशन, अब सरकार जो बूढ़े लोग होते हैं उनको पेंशन देती है, बदले में बूढ़े लोग कुछ काम करके देते हैं उनको नहीं। टैक्सेस जो हम देते हैं बदले में क्या सरकार हमारे टैक्सेस के ऊपर कुछ करती है, नहीं। वो अलग बात है कुछ पैसे कैसा डेवलपमेंट के लिए ही करें, पर हमको तो रिटर्न में उसमें कुछ नहीं देती ना। वो स्कॉलरशिप हमें मिलती है स्कूल्स वगैरह से, क्या हम उसके बदले में कुछ देते हैं उनको, नहीं। तो ऐसा कोई भी पेमेंट जो आपको मिल रहा है, यानी पैसा आ रहा है बट बदले में आपकी तरफ से कोई सर्विस रिटर्न में नहीं जा रही, वो क्या है, ट्रांसफर पेमेंट। कैपिटल गेन क्या होता है, अगर कैपिटल का लॉस था तो उसको डेप्रिसिएशन का था ना, देख लिया था। गेन मतलब इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स या फाइनेंशियल एसेट्स। आपके एसेट्स की वैल्यू समय के साथ अगर बढ़ रही है या बढ़ गई है तो आपके लिए क्या है कैपिटल गेन। मतलब क्या, मान लो मैंने कोई चीज जो है वो 1000 रुपए की खरीदी और कुछ समय के बाद मुझे पता लगता है कि मेरी चीज की वैल्यू अब 1000 नहीं 1200 रुपए हो चुकी है, तो जो 200 रुपए का इंक्रीज होने क्या है, कैपिटल गेन है। लेकिन ये गेन होगा कब, जब मैं बेचूंगा अपना एसेट। नहीं बेचता हूं तो मेरे पास कोई गेन नहीं बना है, तो ये बात याद रखना है, द गेन इज नॉट रियलाइज्ड अंटिल द एसेट इज सोल्ड। जिस दिन मैं बेचूंगा उस दिन मेरा फायदा है, जब तक नहीं बेचूंगा मेरा है। अब 1200 हो जाए चाहे 1500 हो जाए चाहे गिर के 800 हो जाए, चीज मेरी है, मेरी रहेगी। हाँ मैं बेच देता अगर तो मैंने 200 का कैपिटल गेन हो जाता। तो ये टर्म बहुत जरूरी है कि उसको बेचना होगा तभी पता लगता है कि ये रियलाइज हुआ या नहीं हुआ। आगे क्वेश्चंस में कई जगह पे आपको एक और वर्ड मिलेगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। नाम से ही मतलब क्या है, एम्प्लॉइज को कंपनसेट करो, यानी जो कुछ आप एम्प्लॉइज को दे रहे हो वो क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या क्या आता होगा इसके अंदर, इसके अंदर सैलरी आती होगी, इसके अंदर वेजेस आता होगा, आप कंपनी में काम करने वालों को बोनस भी तो देते हो, आप पेंशन भी देते हो, और कभी कभी आप उनके लिए कंट्रीब्यूट भी करते हो सोशल सिक्योरिटी स्कीम। यही क्या होता है, पीपीएफ, पीएफ फंड्स और एनपीएस वगैरह स्कीम्स, जहां पे कंपनी को ये होता है कि उसकी सैलरी कुछ हिस्सा रखकर अपना कुछ मिलाकर उसे क्या करती है, या इन्वेस्ट करता है कि जब वो रिटायर होगा तो उसकी काम आएगा। तो कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, ये सब क्या कराएगी आपके लिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ये सब क्यों दे रहे हो आप, ड्यू टू फैक्टर सर्विस। जो उसने आपको फैक्टर सर्विस दी है उसके लिए आप उससे पेमेंट कर रहे हो, उसे आप सैलरी भी दे रहे हैं, उसे वेजेस दे रहे हैं, उसे बोनस दे रहे हैं, बूढ़ा हो चुका है तो पेंशन दे रहे हैं, और उसका कंट्रीब्यूट भी करें। एक और इंपॉर्टेंट बात, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, एम्प्लॉयर का कंडीशन होना चाहिए। कई बार आपको क्वेश्चंस क्या करेगा यहाँ पर, एम्प्लॉयर की जगह एम्प्लॉय लिख देगा। तो एम्प्लॉय ने मेरे को पैसा मिला कमाकर, मेरे को सैलरी मिल गई, फिर मैंने कहा यार मेरी सैलरी तो मुझे 85,000 मिल गई, पर मेरे खर्चे तो 80,000 में हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, तो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा एक काम करता हूँ, इस 5,000 रुपये को मैं इन्वेस्ट कर लेता हूँ, मैं भी अपनी तरफ से इस स्कीम के अंदर लगा देता हूँ पैसा। कंपनी तो लगा ही नहीं है, मालिक तो लगा ही नहीं, मैं और लगा देता हूँ कि अब तक में और पैसा मिलेगा, तो मैंने लगा दिया। तो अगर एम्प्लॉय लगाता है वो तो सैलरी के नाम पे पहले काउंट हो चुका होगा ना, इसीलिए उसको यहाँ पे काउंट नहीं करते। हमें यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉयर वाला ही लिखना है, दूसरे को वैल्यू नहीं करते। इसके बाद दूसरा आता है आपके पास ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या होता है ऑपरेटिंग, यानी बिजनेस को ऑपरेट करने में जो भी फायदा या मिल रहा है, सरप्लस मिल रहा है, वो है ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ प्रोडक्शन मनी लेफ्ट आफ्टर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इनको पेमेंट करने के बाद जो बच गया वो क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस। इसमें क्या क्या आता होगा, रेंट आता है, इंटरेस्ट आता है, प्रॉफिट आता है। क्या क्या आया, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। याद करो 40 तक तो पेमेंट करी थी हमने, रेंट दी थी, इंटरेस्ट दिया था, प्रॉफिट दिया था, और सैलरी वेजेस दी थी। तो वो सब तो ऊपर आ गया, सैलरी वेजेस, बचा हुआ सारा कहाँ गया, ऑपरेटिंग में आ गया। एक और बात, ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट भी 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। पहला हिस्सा जो कहता है कि भैया आपने कमाया है तो अपने शेयर होल्डर्स को भी तो कुछ दोगे,
लाभांश देना पड़ेगा, डिविडेंड। दूसरा, मालिक लोग आ जाएंगे, यानी राजा लोग, यानी सरकार, वो कहेगी हमको भी तो दो कॉर्पोरेट टैक्स, तो आपको कॉर्पोरेट टैक्स लिखना पड़ेगा। कंपनी बड़ी स्मार्ट है, फ्यूचर का सोचती है और कुछ पैसा गुल्लक में रख लेती है कि अगली बार काम आएगा। इसे हम लोग यहाँ पे कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग। या तो रिटेन्ड अर्निंग कहना है आपको इसको, या नहीं तो इसको कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। रिजर्व नहीं, जो पैसा बटा नहीं वो यहाँ पे, रिजर्व इसको नहीं कहना, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बोले तो सिंपल ये तीनों का सम है। प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर ये तीन चीज होगी, या तो डिविडेंड होगा, कॉर्पोरेट टैक्स होगा, या रिटेन अर्निंग, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड। इन तीनों को जोड़ के क्या बनता है, प्रॉफिट बनता है। यानी बेसिक पॉइंट समझ में आ गया कि ये सब कुछ क्या आपके लिए ऑपरेटिंग सरप्लस है। अब कुछ और नए भाई लोगों से मिलते हैं। अगले भाई साहब है हमारे सब्सिडीज। सब्सिडीज क्या होता है? सब्सिडी इज एन अमाउंट ऑफ मनी विच इज गिवन डायरेक्टली टू फर्म्स बाय द गवर्नमेंट टू एनकरेज प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। इट रिड्यूसेस द मार्केट प्राइस। सब्सिडी का मतलब ये होता है जब सरकार आपसे टैक्स ले रही है तो सरकार कहती है हमारे देश के लोग हैं, काम कर रहे हैं, हमारे देश की जीडीपी बढ़ा रहे हैं, तो इनकी वैल्यू भी तो बढ़ाओ, इनको एनकरेज करो कि और बनाए और बेचे। तो कंपनीज को क्या करना पड़ता है सरकार को, कि सरकार इनको कुछ छूट दे देती है, कहती है 1000 रुपए का पैकेट है ये चीज का, आपके लिए 800। सिलेंडर पे होता हाँ, जैसे सिलेंडर्स पे भी होता है, राशन के घरों में होता है, सब्सिडाइज राशन मिलता है सबको 2 रुपए किलो, अब तो वो भी नहीं देना पड़ता, है, 200 यूनिट फ्री। हाँ 200 यूनिट फ्री। तो ये सब क्या है आपके लिए सब्सिडी, यानी सरकार जो भी मुफ्त में दे रही है ताकि तुम अपना कंजम्पशन बढ़ा सको, तुम और प्रोडक्शन बढ़ा सको, वो क्या है, सब्सिडीज। और इससे होता बेसिक ये है कि मार्केट का प्राइस कम हो जाता है, ये मार्केट में हमें सस्ता पड़ने लगता है। जैसे फार्मर्स को कीटनाशक वगैरह, फर्टिलाइजर वगैरह जो महंगा आता है 1800 का आता है, सरकार उन्हें कम पैसों में 1200 में 1500 में अलॉट करवा देती है ताकि उनको कम पैसे मिल जाए और वो भी खुश हो जाए। अब यहाँ पे अगला वर्ड आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। नाम जैसा है, आउटपुट की कुल वैल्यू, मार्केट वैल्यू जो भी है गुड्स एंड सर्विस की जो प्रोड्यूस हुआ है वो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसमें होता क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। जो सेल्स हुआ और चेंज इन स्टॉक हुआ दोनों को जोड़ दो, आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। कई बार यहाँ पर ना इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी होगा, तो आपको यहाँ पे याद रखना है वो वैल्यू एडेड बन जाता है। वैल्यू एडेड कैसे निकालोगे, जो भी वैल्यू आउटपुट आया उसके अंदर से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देना। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब वो चीज जो प्रोसेस में अभी तक रिजल्ट नहीं आया, मतलब वो बन रहा है कंजम्पशन के बीच फेज में, और हमने अपने अकाउंटिंग कर दी है ना, वो स्टॉक रेडी है ना वो यूज पूरा हो पाया, तो ऐसे को हम इसको हटा देते हैं तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू एडेड आ जाए। ठीक है, तक ये थी बेसिक थ्योरीज। अब इस चैप्टर में तो आपको न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। तो अगला है आपके पास डोमेस्टिक एग्रीगेट्स, यानी अब यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है कुछ फॉर्मूलों का। फॉर्मूला में मैं आपको बेसिक शीट्स पे समझा देता हूँ क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखकर चलनी है। हालांकि ये सारा कुछ आपको बार बार दिखता रहेगा कि इसमें ये जोड़ो, इसमें ये घटाओ, इसमें ये होता है। तो बेसिक क्या क्या रूल्स है पहले वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया था, जहां पे हमने आपको फर्स्ट मैंने आपको कहा था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ग्रॉस हो और नेट हो। जब भी आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिएगा, जब भी आपको नेट से ग्रॉस पे आना है तो डेप्रिसिएशन प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, एक वर्ड से और परिचित कीजिए, ये तो पहला था। दूसरा एनआईटी। एनआईटी, एनआईटी का मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालते कैसे हैं, तो इसको निकालने का तरीका होता है इनडायरेक्ट टैक्स जो भी है आपके पास, उस इनडायरेक्ट टैक्स में से माइनस कर दीजिए आप सारी की सारी सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरह की कॉस्ट होगी। एक कॉस्ट होता है मार्केट प्राइस जिसे हम एमपी लिखेंगे, एक कॉस्ट होगा फैक्टर कॉस्ट जिसे हम लोग एफसी लिखेंगे। तो अगर आप फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आ रहे हो, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आ रहे हो, तो आप एनआईटी को जोड़ देना, और जब भी आप मार्केट से फैक्टर कॉस्ट पे जा रहे हो तो आप एनआईटी को माइनस कर देना। याद कैसे रहेगा सर, प्लस करने का माइनस करना। यह स्टार्ट किससे हुआ था, एफ से। ये किससे हुआ है, एबीसीडी में पहले एफ आता है कि पहले एम आता है, तो अगर मैं एफ से एम पे जा रहा हूँ तो आगे बढ़ रहा हूँ ना, एडिशन की तरफ तो एडिशन कर दो, पीछे आ रहा हूँ तो माइनस कर दो। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा चीज। तीसरी चीज आपके पास एक होगी, आपके पास क्वेश्चन में दो वर्ड और मिलेंगे, एक डोमेस्टिक और अगले भाई साहब इसके नेशनल। ठीक है, अगर कभी भी आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो आप एनएफआईए को प्लस कर देना।
जब भी आपको नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है तो NFIA को माइनस कर दो, ठीक है। अब NFIA होता क्या है, तो NFIA होता है हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये निकाले कैसे, तो इसको निकालने का तरीका होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। फ्रॉम वाले में से टू वाले को हटा दोगे तो आपके पास NFIA आ जाएगा। चलिए अब यहाँ भी देख लेते हैं यहाँ पर क्या था। सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम बताई गई थी। डोमेस्टिक इनकम जो आपके देश में होता है उसे हम लोग यहाँ पर NDPFC, N फॉर नेट, D फॉर डोमेस्टिक, P फॉर प्रोडक्ट और FC का था फैक्टर कॉस्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इसे कहोगे। NDPFC पे पहुंचे कैसे, अगर आपके पास क्वेश्चन है आपको GDP-MP दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन मार्केट प्राइस, तो यहाँ से आना है तो पहले तो आपको G से N पे आना है, ग्रॉस से नेट पे। तो ग्रॉस नेट पे आना है तो माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से डोमेस्टिक सेम सेम, P से P सेम सेम, MP से FC। तो अभी बताया था मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए NIT माइनस, तो NG माइनस, तो GDP-MP में डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, NIT माइनस करोगे, तब कहाँ पहुंच गए NDP-FC पे पहुंच गए। फिर अगले भाई साहब है आपके पास GDP-MP। GDP-MP का मतलब क्या, इट इज अ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स लोकेटेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यानी आपके देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना हुआ ना वो GDP, अगर इसमें आप आगे जा करके इंटरनेट टैक्स वगैरह ऐड कर दो तो नेट हो जाता है। पर यहीं से अगर आपको नेशनल इनकम पे जाना हो तो इससे मैंने अभी तक सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करी, यानी जहाँ तक आपका देश है, देश के बाहर क्या व्यापार हुआ, बाहर से क्या है, कुछ नहीं बात करी। तो जब वो जोड़ दूंगा तो नेशनल हो जाएगा और डोमेस्टिक की जगह नेशनल जो है प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये आगे बढ़ते हैं इसमें। ये है आपके पास अगला नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट NDP-MP। तो NDP-MP के लिए वही सेम, GDP-MP में से डेप्रिसिएशन हटा दो, ग्रॉस से नेट में जाना था आ जाएगा। अब डेप्रिसिएशन को ही कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कहते हैं, ये बता चुका हूं। अब नेशनल की बात कर लेते हैं। तो नेशनल में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस GNP-MP से शब्दों में ये कहता है जितना भी आपका GDP था ना, GDP-MP था डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके अंदर NFIA जोड़ दो, आपके पास क्या आ जाएगा GNP-MP। कैसे आया ये फॉर्मूला, अभी बताया था। आप यहाँ पे खड़े हो GNP-MP पे, नेट पे आना है नेशनल पे, और डोमेस्टिक पे, तो डोमेस्टिक नेशनल जाना था तो प्लस कर दिया NFIA, ठीक है। नेशनल इनकम ये भी रख लीजिएगा कि नेशनल इनकम को हमेशा हम लोग NNP-FC दिखाते हैं। अगर याद हो तो भी ऊपर मैंने आपको एक चीज और दिखाई थी, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम हमेशा होता है NDP-FC और नेशनल इनकम हमेशा होगा NNP-FC। अब यहाँ पे नेशनल इनकम कैसे निकाले, तो आपके पास NDP-FC तो होगा ही, डोमेस्टिक इनकम ये क्या है आपके पास, ये आपके पास है डोमेस्टिक इनकम। तो आपके पास डोमेस्टिक इनकम तो है ही, डोमेस्टिक से जब भी नेशनल पे आना हो तो बाहर का NFIA और जोड़ देना, आप यहाँ पहुंच जाओगे। अब NFI, अब कुछ और इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो भी देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने बताई। सबसे पहले ग्रॉस के बारे में बताया भाई, नेट में डेप्रिसिएशन जोड़ो, ग्रॉस से पहुंच जाओगे। नेशनल पे आना है तो डोमेस्टिक में NFIA जोड़ दो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर आपको मार्केट प्राइस से निकालना हो तो फैक्टर कॉस्ट, FC में NIT को जोड़ देना। NIT क्या होता है, नेट इंडायरेक्ट टैक्स। NIT निकालते कैसे, इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, सब बता दिया। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जिसे हम लोग NFIA लिखते हैं वैसे, और ये NFIFA बोलते हैं, ठीक है। ये होता क्या, ये डिफरेंस होता है दो चीजों का, फैक्टर इनकम रिसीव्ड या अर्न्ड बाय नॉन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड फैक्टर इनकम पेड और नॉन रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। जो हमने बाहर से कमाया और हमारे देश में जो बाहर चला गया, इन दोनों को हटा दो, फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड, तो आपका क्या आ जाएगा NFI आ जाएगा। ये रहे इसके कंपोनेंट्स, ये तीन कंपोनेंट ध्यान रखना है, नेट कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड मेंबरशिप, और ये बेकार है वैसे तो आपके ध्यान रखना, ये तीन पार्ट होते हैं NFI के जो आवश्यकता है, वैसे ज्यादा चांस नहीं है इसके, पर देख के चलना। अब बात करते हैं मेथड्स की, मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। यहां तक पहले समझ में आया पूरी थ्योरी। अब यहां से न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट होगा जहां आप मेथड्स देखोगे और उसके ऊपर क्वेश्चंस देखोगे, जो मैं कल की क्लास में आपको यहां से स्टार्ट कराऊंगा। उसमें फिर हमें सारे मेथड एक करके देखते जाएंगे और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स लगाते जाएंगे। उससे पहले आप ये थ्योरी रिवाइज कर लीजिए और यहां तक के टॉपिक को देख लीजिए। ये मैक्रो के सबसे पहले चैप्टर है। हाँ, मैक्रो के पहले चैप्टर से स्टार्ट कराया है मैंने। अगर आपके पास नोट्स ठीक है ना, इस नोट्स को नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे है ठीक है। तो रिवाइज करो, पेज नहीं लाए पेज ही नहीं तो यहाँ से लिख लो ना, फिर सबसे बढ़िया।